जय श्री राम साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या पर बहुत समय से विवाद चल रहा है और उस विवाद से संबंधित कई आदेश भी आए, कई निराकरण से संबंधित सुझाए गए। लेकिन ये विवाद की जो गहराई है, विवाद का जो इतिहास है, उसके संबंध में जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित भिन्न-भिन्न प्रश्नों को कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ भी मामला है। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो हम आपके अयोध्या राम मंदिर के संबंध में ही उठा कर के लेकर के आए हैं और पूरा प्रयास रहेगा जो भी आपको बिंदु बताए जाएँ वो तथ्यपरक हों, तथ्यों पर आधारित हों। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। जो हमारा टॉपिक है, राम मंदिर अयोध्या का इतिहास 1528 से 2024। देखिए, राम मंदिर अयोध्या के विवाद में सामान्य जनता बहुत सारी चर्चा विमर्श करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका इतिहास जो शुरू हुआ था, जो प्रारंभ हुआ था राम मंदिर के इतिहास, वो सन 1528 यानी 16वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अब 16वीं शताब्दी में कार्यकाल किसका था, भारत पर शासन किसका था? 16वीं शताब्दी में बाबर का शासन था, यानी मुगल काल उसमें चल रहा था। तो इसको हमने कई चरणों में भी विभाजित करा है इस वीडियो को। तो प्रथम चरण पर चर्चा करते हैं, विवाद की शुरुआत। विवाद की शुरुआत सन 1528 से बाबर काल से प्रारंभ हुई थी और बाबर के सेनापति थे मीर बाकी। तो तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि बाबर ने मीर बाकी को आदेशित किया कि वहां पर मंदिर तोड़ करके एक जो है मस्जिद का निर्माण कराया जाए। अब चूंकि मीर बाकी उनके सेनापति थे, तो जाहिर सी बात उनके निर्णय का पालन नहीं किया जाएगा। इस संबंध में जो तथ्य है, सन 1932 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, अयोध्या अ हिस्ट्री। अयोध्या अ हिस्ट्री 1932 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, जिसमें कहा गया है कि बाबर ने सेनापति मीर बाकी को आदेशित करा कि अयोध्या में मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। एक तथ्य और सामने निकल कर आता है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण कराया गया। कई पुस्तकों में यह उल्लेख भी मिलता है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण कराया गया। अब राम मंदिर अयोध्या के इतिहास के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चरण का शीर्षक क्या है? 300 सालों बाद। कितने सालों बाद? 300 सालों बाद। ये जो मैंने आपको 1528 की कहानी बताई थी, 1528 के बाद लगभग 300 सालों बाद 1853 से 1859 के बीच में कुछ गतिविधियां हुई हैं और यहाँ पर पहली कानूनी कार्रवाई भी सामने आई और राम चबूतरे का नाम सामने आया। देखिए, चलिए चर्चा करते हैं। देखिए, इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक हुआ क्या कि सुन्नी समुदाय के कुछ लोगों ने हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया और हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया। उनका तथ्य क्या था इसके पीछे? उनका तथ्य था कि ये मस्जिद को तोड़ करके ये चबूतरा या ये मंदिर बनाया गया है। तो वहां पर उस समय जो है पुजारी साधु संतों का जो है आधिपत्य था, वैरागियों का आधिपत्य था। तो उन्होंने उस हमले को जो है नाकाम कर दिया, आसानी से नाकाम कर दिया, कोई ज़्यादा उन्हें इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। तो जो इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव की रिपोर्ट है, उसके आधार पर सुन्नी मुसलमानों के कुछ एक समूह ने मिलकर हनुमानगढ़ी पर हमला कर दिया और हमले को जो हमारे साधु संत थे, जो वहां पर बैरागी थे, उन्होंने नाकाम कर दिया। लेकिन ये मामला यहीं ठंडा नहीं हुआ। Anatomy of the confrontation, अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये सर्वपल्ली गोपाल जी की एक पुस्तक है, उसमें इस हमले का विवरण दिया गया। यानी कि ये जो हमले के बारे में अभी हमने चर्चा करी है, इसका विवरण किस पुस्तक में दिया गया? एनाटॉमी ऑफ द कन्फ्रंटेशन, अयोध्या एंड द राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया, सर्वपल्ली गोपाल जी की पुस्तक है। तो इस पुस्तक के आधार पर सुन्नी मुसलमानों के एक समूह ने हनुमानगढ़ी पर हमला किया और जिसको वहां के बैरागियों ने नाकाम कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमला जो हुआ है, हमला होने के बाद जो नवाब थे हमारे, नवाब कौन थे भाई? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह से इस मुद्दे की शिकायत की गई। शिकायत होना स्वाभाविक भी था। तो वाजिद अली शाह ने निष्पक्ष रूप से उस संबंध में एक कमेटी का गठन भी करा।
कमेटी का गठन करा जांच करने के लिए, और कमेटी ने कुछ समय बाद अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी, और रिपोर्ट के आधार पर उस कमेटी ने कहा वहां कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी, जिसका निर्माण वाजिद अली शाह ने जांच के लिए करवाया था, उस रिपोर्ट में उस कमेटी ने कहा वहां कभी कोई मस्जिद थी ही नहीं। जब मस्जिद नहीं थी तो कहीं ना कहीं विवाद शांत हो जाने चाहिए, लेकिन इसके बाद भी अन्य कई हमले करने का प्रयास किया गया, जिसको नवाब वाजिद अली शाह ने निष्पक्ष रूप से निष्फल किया, समाप्त किया। उन्होंने वहां पर अन्य जो हमले होने वाले थे उनको रोका। वाजिद अली शाह की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब 1858-59 करीब आ गया, तो उस स्थिति में अंग्रेजी सरकार थी। अंग्रेजी सरकार उस समय केंद्र में थी, अंग्रेजी सरकार का शासन था। चूंकि 1857 में क्रांति हो चुकी थी, विक्टोरिया शासन आ चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जा चुका था, तो उस जगह पर अंग्रेजी सरकार ने भी सुलह की काफी कोशिश करी, लेकिन चूंकि मामला धार्मिक था, मुद्दा धार्मिक था, इसके चलते सुलह होने की संभावना थोड़ी सी न्यून रही। मामला ठंडे बस्ते में गया, फिर उठा, फिर ठंडे बस्ते में गया। है 1858 में एक वाकया हुआ। 1858 में निहंग सिखों के एक समूह ने मंदिर में घुसकर हवन पूजन किया। ये तथ्य है कि निहंग सिखों के एक समूह ने मस्जिद में जाकर हवन पूजन किया, और वहां पर उस वाकये के बाद एक FIR दर्ज की गई लिखित में। ये देखिए, पहली कानूनी कार्रवाई, यानी कि पहली FIR रामलला के संबंध में, राम मंदिर के संबंध में पहली FIR दर्ज हुई लिखित में। क्या था उस FIR का तथ्य, क्या था उस FIR का मुख्य हाईलाइटेड पॉइंट क्या था? अयोध्या में मस्जिद की दीवारों पर श्री राम लिख दिया गया है और बगल में एक चबूतरा है। तो उस FIR में क्या लिखाया गया था कि मस्जिद की दीवारों पर प्रभु श्री राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा है। देखिए, बगल में एक चबूतरा है। 1859 में जब ये विवाद काफी बढ़ गए, 1858 में वहां पूजा अर्चना की गई निहंग सिखों के द्वारा, और फिर उसके बाद एक FIR दर्ज हुई जिसमें स्पष्ट कहा गया कि दीवारों पर प्रभु श्री राम का नाम लिख दिया गया है। तो जो अंग्रेजी सरकार थी उसने वहां पर एक बीच में 1859 की बात है, एक दीवार खड़ी कर दी, एक दीवार खड़ी कर दी, और यहीं से राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। अब दीवार खड़ी करने की वजह क्या थी, कारण क्या था? देखिए, जो मस्जिद है उसके बगल में राम चबूतरा है, तो उन्होंने एक दीवार बीच में खड़ी कर दी जिससे दोनों समुदायों के लोग अपनी पूजा अर्चना वंदना जो भी करते हैं वो शांतिपूर्वक ढंग से कर सकें। और वहीं से फिर राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। राम चबूतरा शब्द पहले नहीं था, राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया। राम थे, चबूतरा भी था, लेकिन उसको एक नाम दे दिया गया राम चबूतरा, और ये शब्द प्रचलन में आया। चलिए, अब अयोध्या राम मंदिर मुद्दे के हम जो इतिहास चल रहा है उसके तृतीय चरण पर चलते हैं। देखिए, तृतीय चरण जो हमने बांटा है उसे 1885 से सन 1947 आज़ादी तक, जो भारतवर्षीय आज़ादी का काल है, वहां तक बांटा है। और यहाँ पर मुख्य जो बिंदु है, रामलला कोर्ट पहुंचे। पहली बार कोर्ट की कार्रवाई के संबंध में इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, SCO सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक महंत श्री रघुवीर दास जी ने 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका डाली। कहाँ डाली? फैजाबाद। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट कहती है उसमें महंत श्री रघुवीर दास जी ने सन 1885 में जो राम चबूतरा था वहां पर मंदिर बनवाने के लिए एक याचिका डाली, लेकिन फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी। जो महंत रघुवीर दास जी की याचिका थी उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया। और केस की सुनवाई कौन कर रहे थे? केस की सुनवाई उस महंत रविदास की याचिका जो केस था उसकी सुनवाई हरकिशन जी कर रहे थे, जिसे खारिज कर दिया गया। और अंग्रेजी सरकार के यहाँ जो मामला चला, जो अंग्रेजी सरकार का जज था, उसने भी महंत रघुवीर दास जी के केस को खारिज कर दिया। लेकिन यहाँ से एक मुख्य बिंदु निकल करके आता है निर्मोही अखाड़ा। निर्मोही अखाड़े का नाम इस केस से जुड़ा।
अब ये जुड़ा कैसे? देखिए, जो महंत रघुवीर दास जी थे वो निर्मोही अखाड़े से ही थे, यानी कि डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आप जो भी कहें, निर्मोही अखाड़ा कहीं ना कहीं केस में इंक्लूड या जुड़ गया। रघुवीर दास जी निर्मोही अखाड़े से थे और रघुवीर दास जी ने ही सन 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए याचिका डाली थी। तो इस प्रकार से निर्मोही अखाड़ा उस केस में पहली बार प्रकट हुआ, उस केस में सामने आया, निर्मोही अखाड़े का नाम सामने आया। खैर, 48 सालों तक, 40, 45, 48 सालों तक मामला शांत रहा, ऊपर नीचे होता रहा। 1936 में एक विवाद पैदा हुआ। ये जो 1936 का जो विवाद है, ये अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुद्दे में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसको ध्यान से समझिए। 1936 में एक विवाद हुआ जहां सिया तथा सुन्नी समुदाय के लोगों ने बाबरी मस्जिद पर अपना दावा ठोका। उन दोनों ने ये विचार किया, या इन दोनों का ही ये मुद्दा था कि बाबरी मस्जिद पर हमारा अधिकार है। अब ये विवाद काफी बड़ा हो गया। काफी जब बड़ा हुआ तो ये मुद्दा कहाँ पहुंचा? वक्फ बोर्ड पहुंचा। वक्फ बोर्ड ने जो भी निर्णय लिया, डिसीजन लिया, चर्चा करी, जांच करी, परिचर्चा करी, और परिणाम ये हुआ कि वहां पर सिया समुदाय का दावा खारिज किया गया। सिया समुदाय का दावा खारिज किया गया। कैसे? 1936 में सिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच बाबरी मस्जिद पर आधिपत्य को लेकर विवाद जन्मा और विवाद के फलस्वरूप वक्फ बोर्ड ने सिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। अब सिया समुदाय का दावा खारिज हो गया और सुन्नी समुदाय के आधिपत्य को हरी झंडी मिल गई। चतुर्थ चरण सन 1947 आजादी के बाद। इस चरण को अगर शीर्षक देंगे तो इस चरण का मुख्य शीर्षक रहेगा रामलला का प्रकट होना। देखिए कैसे पता चलेगा। देखिए, अयोध्या मामले में हिंदू महासभा की एंट्री हो गई। सन 1947 में आजादी का वर्ष जो था 1947, उसके अंत होते होते हिंदू महासभा ने इस मामले को, इस मुद्दे को, प्रभु श्री राम के मंदिर के मुद्दे को उठाने का प्रयास किया और उन्होंने अंतिम समय में 1947 में महीनों में, वो जो अंतिम महीने थे उनमें का मीटिंग वगैरह करी और हिंदू महासभा ने ये निर्णय लिया कि हमें जो राम मंदिर मुद्दा है इसको आगे तक लेकर जाना है, मंदिर बनवाना। तो अयोध्या मामले में हिंदू महासभा की एंट्री हुई आजादी के बाद, उसी वर्ष कह सकते हैं। अयोध्या द डार्क नाइट है, कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की एक पुस्तक है, उसमें इस तथ्य को विस्तृत रूप से बताया गया है कि किस तरीके से हिंदू महासभा ने विभिन्न मीटिंग्स के द्वारा, जनसभाओं के द्वारा जो है राम मंदिर अयोध्या के बारे में चर्चा करी और उसको आगे ले जाने के लिए, कानूनी कार्रवाई लड़ने के लिए प्रयास करना चालू किया। तथ्य क्या है? अयोध्या द डार्क नाइट जो पुस्तक है उसमें दिया गया है, कृष्णा झा और धीरेन्द्र झा की पुस्तक है। कांग्रेस ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया, फैजाबाद जीते। देखिए, पहला जो राम मंदिर का मुद्दा था उसको राजनीतिक रूप से अगर जो है देखा जाए फायदा लेने के लिए, तो राजनीतिक रूप से पहली बार कांग्रेस ने इसको उठाया और कांग्रेस ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया और साथ में फैजाबाद में जीत भी दर्ज करी चुनाव में। लेकिन 1949 में राम मूर्ति का प्रकट होना, देखिए ये तो गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन अचानक से 1949 में एक रात को बाबरी मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई। अब जब प्रकट हो गई तो प्रभु श्री राम है वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं भाई। अब वो बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए, जब प्रकट हुए तो हालात कैसे हो गए? नाजुक हो गए। हालात नाजुक होना स्वाभाविक है। तत्कालीन पीएम कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस से थे। तत्कालीन पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 6 दिनों के भीतर ही, मामला इतना गर्म हुआ, 6 दिनों के भीतर ही बाबरी मस्जिद पर ताला जड़वा दिया। उन्होंने मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए पीएम श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 6 दिवस के भीतर ही बाबरी मस्जिद में ताला लगवा दिया, जिससे विवाद शांत हो सके। लेकिन 1950 में पुनः केस हो गया। 2 केस हुए, भिन्न 2 केस हुए, जहां रामलला पूजा की आज्ञा मांगी गई। 1950 में दोबारा से कोर्ट पहुंचे और कोर्ट में रामलला की मूर्ति पूजन के लिए आज्ञा मांगी गई। कोर्ट से इजाजत मिली
और जब ये कोर्ट में मामला पहुंचा तो कोर्ट से इजाजत मिली भी, लेकिन अंदर का गेट बंद रखने की इजाजत मिली साथ में। कहने का मतलब ये अंदर का गेट खुलेगा नहीं, आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन गेट अंदर का है वो खोला नहीं जाएगा। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। 1950 बीत गया, 1959 आ गया। 1959 में निर्मोही अखाड़े ने फिर से एंट्री मारी और जोरदार तरीके से एंट्री मारी और उन्होंने मस्जिद की जमीन पर अपना अधिकार मांगा, मस्जिद की जमीन पर अपना आधिपत्य दिखाया कि इस जमीन के मालिक हम हैं। इसी के प्रतिरोध में, इसी के विरोध में 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक मांगा। यानी कि इधर 1959 में जो है अपने निर्मोही अखाड़े ने अपना जो है अधिकार जताया कि फला जमीन हमारी है, और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी मस्जिद के ढांचे पर अपना अधिकार मांगा तथा राम मूर्तियों को हटाने के लिए कोर्ट से कहा। तो कुल मिला के प्रदर्शन क्या बना आपका, 1947 आज़ादी के बाद सबसे पहला पॉइंट ये बना कि आपकी हिंदू महासभा की एंट्री हो गई, और इस संबंध में डार्क नाइट में भी इसके बारे में विवरण दिया गया है। कांग्रेस ने पहली बार अयोध्या का मुद्दा उठाया चुनावों में और वो फैजाबाद से जीते भी। 1949 में मुख्य बिंदु है, 1949 में रामलला हमारे अयोध्या बाबरी मस्जिद में प्रकट हुए। हालात नाजुक होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा वहां पर ताला जड़वा दिया गया, और लगभग 6 सालों बाद पुनः जो है 1950 में, यानी 6 सालों में 1950 में पुनः केस दर्ज हुए और रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी गई, इजाजत मिली। इजाजत मिलने के बाद वहां पर अंदर का ताला लेकिन नहीं खोला गया, पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई। फिर जाकर के 1959 में निर्मोही अखाड़े ने अपना दावा जमीन पर पेश करा। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा उस जमीन पर पेश करा। पंचम चरण कहीं ना कहीं बाकी सभी चरणों पर भारी पड़ा, और ये चरण राम मंदिर के निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है इसमें जो आंदोलन था उसने तेजी पकड़ी और उसमें राजनीतिक पार्टी भाजपा का योगदान बढ़ा। भाजपा ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और इस राम मंदिर निर्माण के लिए प्रयास जोर शोर से चालू किया। देखिए, ये चरण जो विभाजित हुआ है 1984 से 2009 तक, जहां पर मुख्य अगर हेडलाइन बोले इसके, राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत। बीजेपी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख नेता। देखिए, गांधीवादी विचारधारा बहुत अच्छी विचारधारा है, भारतवर्ष को आज़ादी मिली है, लेकिन गांधीवादी विचारधारा से छुटकारा पाते हुए, गांधीवादी विचारधारा को एक तरफ करते हुए, अब जो है मामला था जो उसको ध्यान में रखते हुए अब हमें थोड़ा सा आंदोलन में तेजी लानी चाहिए, और यही विचार जो है राजनीतिक पार्टी भाजपा में हुआ। तो इस विचार के चलते फिर क्या हुआ कि जो हमारे गरम दल के नेता थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको जो है राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख नेता घोषित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे उस दौरान, उस कार्यकाल में, लेकिन वो गांधीवादी विचारधारा पर यकीन रखते थे। जब गांधीवादी विचारधारा पर यकीन रखते थे तो उन्होंने कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक शांत रहने का फैसला किया और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी प्रमुख नेता के रूप में निकल करके बाहर आए। अब हुआ क्या कि आंदोलन तेजी पकड़ने लगा। 1986 में अंदर का गेट खुला। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे हमारे श्री राजीव गांधी जी ने आदेश दिया, तो उसके आधार पर 1986 में जो है बाबरी मस्जिद का गेट खुला। लेकिन बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने उस गेट खुलने का विरोध करा। राजीव गांधी जी कार्यकाल में 1986 में बाबरी मस्जिद का अंदर का गेट खोला गया और मुस्लिम मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसका विरोध करा। जो 1986 के बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दी गई। देखिए, ये प्रयास तो चल ही रहा था, आंदोलन बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, हर जगह पर राम मंदिर की हाहाकार थी, और जिसके चलते 1989 में श्री राजीव गांधी के ही कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद को जो विवादित भूमि थी वहां पर शिलान्यास की अनुमति दी गई। किसके कार्यकाल में, इसको ध्यान रखिएगा,
श्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की विवादित जगह अयोध्या में अनुमति दी गई। मामला कोर्ट पहुंच गया। मामला फिर से कोर्ट जब पहुंचा है तो 1959 में जो निर्मोही अखाड़े ने जमीन पर दावा पेश करा था और 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो दावा पेश करा था जमीन पर, उस दावे को मर्ज कर दिया गया और कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई। कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ हुई। इसी दौरान श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा 1990 में अयोध्या रथ यात्रा की शुरुआत की गई। ये देखिए यहां से ये जो अयोध्या रथ यात्रा है ना, इसने राम मंदिर निर्माण में क्या करा, आग भर दी, जोश भर दिया पूरे भारतवर्ष में। और ये शुरू कहां से हुई थी? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की ये यात्रा थी। ये यात्रा कहां शुरू हुई थी? गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक की ये यात्रा थी और इसे श्री लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में चालू करा गया था, जिसका नाम दिया गया था अयोध्या रथ यात्रा। कब शुरू हुई थी? 1990 में। जब ये यात्रा शुरू हुई तो जनता के अंदर जोश भर गया, बहुत ज्यादा आंदोलन ने तेजी पकड़ ली और हर जगह पर राम मंदिर को लेकर चर्चाएं होने लगी, जनता उग्र भी होने लगी, जिसका परिणाम हमें 1992 में देखने को मिला। परिणाम स्वरूप बाबरी मस्जिद का जो ढांचा था उसे गिरा दिया गया, भीड़ द्वारा उसे गिरा दिया गया। जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो उस स्थिति के 10 दिन बाद मामला बहुत गर्म हो गया था, पूरे देश में रेड अलर्ट था उस दौरान। 10 दिन बाद जस्टिस एम.एस. लिब्रान, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस थे, कहाँ के जस्टिस थे? रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस श्री एम.एस. लिब्रान को लेकर के उनको अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई इस मामले की जांच के, जो 6 दिसंबर को ये वाकया हुआ था। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया था उसके संबंध में लिब्रान जी को लेकर के कमेटी गठित की गई, जांच कमेटी गठित की गई कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। जांच चलती रही और इसकी रिपोर्ट 17 सालों बाद लगभग 2009 को आई। इसके लिब्रान कमेटी की रिपोर्ट 2009 को आई, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, ध्यान कर लीजिएगा, ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। जस्टिस एम.एस. लिब्रान रिटायर्ड थे हाई कोर्ट से, एम.एन. लिब्रान को लेकर कमेटी बनाई गई थी, जो 1992 में जो बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया था और वो रिपोर्ट 2009 पर फाइनल सबमिट हुई थी, लेकिन इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो ये तो कमेटी की बात हो गई, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा वाकया हो गया। 1993 में एक बड़ा वाकया हुआ। 1993 में 67.7 एकड़ जमीन पर सरकारी होने का घोषणा कर दिया गया कि जमीन सरकारी है। उसमें नरसिम्हा राव की सरकार थी, जो कांग्रेस से थे। तो नरसिम्हा राव सरकार ने 67.7 एकड़ जो जमीन थी उसे सरकारी, केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया। देखिए इधर ये 1992 में मस्जिद गिराएगी और 1993 में जो 67.7 एकड़ जमीन थी, नरसिम्हा राव सरकार जो केंद्र में थी उस समय, उसने इसको सरकारी जमीन घोषित कर दिया, केंद्र की जमीन घोषित कर दिया। कहीं ना कहीं विवाद से बचने के लिए ऐसा किया होगा। और इसकी पुष्टि किसने करी, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भाई जब सरकारी जमीन घोषित करी तो विवाद होगा, उस पर कोर्ट जाएंगे लोग, सरकार के विरुद्ध जाएंगे लोग। तो 1994 में इस्माइल फारूकी का एक जजमेंट आया इसके संबंध में। इस्माइल फारूकी का 1994 में जजमेंट आया। उस जजमेंट के आधार पर ये कहा गया कि सरकार किसी भी धार्मिक जगह पर अपना आधिपत्य कर सकती है या किसी भी धार्मिक जगह पर अपना जो है बता सकती है या उसकी जमीन को केंद्र सरकार की जमीन में शामिल कर सकती है। तो जब इसने पुष्टि कर दी तो जाहिर सी बात 67.7 एकड़ जो जमीन थी वो सरकारी घोषित हो गई। चलता रहा मामला, धीरे धीरे चलता रहा। राम मंदिर के मुद्दे पर चर्चाएं होती रही, समाज में शांति रही, कभी उग्र हुआ, बहुत सारी बातें बीच में अखबारों पर, मीडिया में द्वारा आती जाती रही। लेकिन 2002 में लखनऊ बेंच की हियरिंग इसके संबंध में शुरू। हाँ, यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, ये जो फैसला हुआ था ये 3-2 से हुआ था। इस्माइल फारूकी 3-2, 5 जजों की कमेटी थी, उसमें 3-2 से ये जजमेंट घोषित हुआ था। और 2002 में लखनऊ बेंच में जो हियरिंग शुरू हुई, आखिर में अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई शुरू करी। जो लखनऊ में हियरिंग शुरू हुई
उन्होंने कहा भाई कि जो हम जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनके आधार पर बात करेंगे, अपना जजमेंट उसके आधार पर देंगे। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने फिर वहाँ पर उस जमीन पर खुदाई चालू करी। जब खुदाई चालू करी तो निकल कर के आया, उनकी रिपोर्ट में ये निकल कर आया कि 10वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेष उन्हें प्राप्त हुए हैं। 10वीं शताब्दी के मंदिर के साक्ष्य उनको प्राप्त हुए। तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसकी जो भूमिका भी रही वैज्ञानिक तथ्यों की पुष्टि के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है राम मंदिर निर्माण के संबंध में। 2009 लिब्रान कमेटी का जो डिसीजन आया, जो उन्होंने रिपोर्ट अपनी पेश करी, उसको सार्वजनिक जरूर नहीं किया गया, लेकिन उसने केस को लेकर के बहुत सारी चीजें ओपन कर दी। अब 2009 में जो लिब्रान कमेटी का रिपोर्ट आया, जो जांच कमेटी थी, उसके बाद 30 सितंबर सन 2010 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अब ये फैसला ऐतिहासिक है या नहीं है ये आप डिसाइड करिए, लेकिन राम मंदिर निर्माण के इतिहास में इस फैसले का भी एक योगदान है कहीं ना कहीं। देखिए, इस फैसले के मुताबिक जो तिहाई जमीन थी वो तीनों पार्टियों को, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी बोर्ड और रामलला, तीनों को तिहाई हिस्सा इस फैसले के द्वारा दिया गया। इसका विरोध हुआ, काफी विरोध हुआ। फैसला 30 सितंबर सन 2010 को दिया गया था और इस फैसले का विरोध हुआ। क्यों? इसी के चलते 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया, इस फैसले पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना इस संबंध में बिंदु दिया कि भाई तीनों पार्टियों द्वारा जमीन के बंटवारे के संबंध में कोई बात या कोई मांग रखी नहीं गई थी। जब मांग रखी नहीं गई तो ये एक तिहाई का ये हिस्सा किस आधार पर बांटा गया, जबकि तीनों लोग पूरी जमीन पर अपना अधिकार मांग रहे थे और कोर्ट के फैसले के आधार पर तिहाई जमीन दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सन 2011 में इस फैसले पर रोक लगा दी, रोक लगाई और अपना बिंदु भी इस रोक लगाने के संबंध में दिया कि तीनों पार्टियों ने ऐसी कोई मांग रखी ही नहीं थी। खैर, 2011 में जब फैसले पर रोक लगी तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस फिर से चलने लगा। 2017 में चीफ जस्टिस खेर जो थे उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की भी बात कही। देखिए, उन्होंने तीनों पार्टियों से आग्रह किया कि आप लोग कोर्ट के बाहर जाकर के इस संबंध में अपने फैसला ले लें, आपसी सहमति से फैसला ले लें, जिससे कि इस मुद्दे को खत्म किया जा सके। तो खेर साहब ने इन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी कहा तीनों पार्टियों से, लेकिन जाहिर सी बात है जब मुद्दा 1528 से चल रहा था तो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं था। सेटलमेंट होना होता तो पहले हो जाता। सेटलमेंट की स्थिति बनी नहीं किसी भी तरीके से। फिर जाकर के सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक फैसला आया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक ट्रस्ट के जरिए करवाया जाए। क्या फैसला आया? 2019 में फैसला आया कि एक ट्रस्ट का गठन किया जाए और उस ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर का निर्माण जो विवादित जगह है वहां पर की जाए। कुछ जगह जो है मस्जिद के लिए भी दी गई, करीब 5 एकड़ जमीन है वहीं अयोध्या में। तो उस ट्रस्ट का निर्माण पहले हो और उस ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया जाए। इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में लोकसभा में, फरवरी 2020 में लोकसभा में ट्रस्ट की घोषणा करी कि किस ट्रस्ट द्वारा जो है मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। ट्रस्ट का नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा लोकसभा में श्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी और 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में किया गया। ये राम मंदिर निर्माण का ये शिलान्यास हुआ और 22 जनवरी सन 2024 को श्री रामलला की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया जाएगा। कुछ इस तरीके से जो है ये 6 चरणों में राम मंदिर के निर्माण का इतिहास विभाजित किया गया। कोशिश करी है कि 6 चरणों में ये कवर हो पाए। पॉइंट टू पॉइंट बात हुई है। कहानियाँ बहुत लंबी खींच लो तो बहुत लंबी खींच जाती हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करके डेट वाइज आपको तथ्यों के साथ में सारी बातें बताई गई, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अधिकतर एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं और इनके पीछे के तथ्य, इनके पीछे की जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं।
बाकी यदि आप डिमांड करेंगे तो इसका एक्सप्लेंड वीडियो भी बना दिया जाएगा। अभी ये वीडियो ही बहुत लंबा हो गया होगा, है ना? तो पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करिए, ज़्यादा अतिरिक्त बात करने का प्रयास नहीं किया गया।